दोस्तों, बड़ी खबरें सामने आ रही है। इजरायल और तुर्की के लड़ाकू विमानों के बीच शुरू हो सकता था युद्ध। अमेरिकी राजदूत ने क्यों दी चेतावनी, जानेंगे पूरा मामला। अगली खबर में आपको बताएंगे, ईरान युद्ध ने अमेरिका के हथियारों का स्टॉक किया खाली। 1000 से ज्यादा पैट्रियट मिसाइलें इस्तेमाल। अब 7000 टॉमहॉक और 14000 पैट्रियट मिसाइलें बनाने की तैयारी। जानेंगे अमेरिका के सामने कितना बड़ा संकट खड़ा हो गया है, और साथ में गाजा से सामने आई एक ऐसी दर्दनाक कहानी जिसे सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। 3 साल बाद घर लौटा पिता, लेकिन स्वागत करने के लिए बच्चे नहीं बल्कि 6 डेथ सर्टिफिकेट इंतजार कर रहे थे। तो बिना समय गंवाए बात करते हैं खबरों की। दोस्तों, इजरायल के प्रधानमंत्री कार्यालय ने मंगलवार शाम सीरिया में किए गए हवाई हमले की जिम्मेदारी ली। इस हमले के बाद इलाके में तनाव और बढ़ गया है। अमेरिका के तुर्की में राजदूत और सीरिया के लिए ट्रंप प्रशासन के विशेष दूत टॉम बैराक ने कहा कि इस हमले से इजरायल, तुर्की और सीरिया के बीच सीधे सैन्य टकराव का बड़ा खतरा पैदा हो गया था। बैराक ने बुधवार को द जेरूसलम पोस्ट को दिए इंटरव्यू में बताया कि तुर्की की सेना को पता ही नहीं था कि इजरायली विमान उस सीरियाई सैन्य अड्डे की तरफ जा रहे हैं। उन्हें यह भी नहीं पता था कि इजरायल वहां किस मकसद से हमला करने वाला है। ऐसे में तुर्की की सेना को अगर लगा होता कि इजरायल उन पर हमला करने आ रहा है, तो वो तुरंत अपने लड़ाकू विमानों को जवाब देने के लिए भेज सकती थी। इससे हालात बहुत तेजी से बिगड़ सकते थे। बैराक ने कहा कि मंगलवार की घटना बहुत गंभीर और चिंता की बात थी। हालांकि राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी की जान नहीं गई और मामला आगे नहीं बढ़ा। दरअसल सीरिया ने मंगलवार को बताया कि इजरायल ने तुर्की की सीमा से करीब 70 किलोमीटर दूर अबू अल दुहूर में 8 हवाई हमले किए। हमलों में रनवे और सैन्य सामान रखने वाली जगहों को निशाना बनाया गया। इजरायल के प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा कि सीरिया उस एयरबेस पर तुर्की के सैनिकों को तैनात करने की तैयारी कर रहा था। इजरायल का कहना है कि उसने सीरिया को पहले ही चेतावनी दी थी कि तुर्की के सैनिकों की ऐसी तैनाती से इजरायल की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। इजरायल के मुताबिक सीरिया ने इन चेतावनियों को नजरअंदाज किया, जिसके बाद उसने हमला किया। टॉम बैराक ने कहा कि इस पूरे मामले में सबसे बड़ी परेशानी यह थी कि इजरायल, तुर्की और सीरिया के बीच सही समय पर जानकारी देने और बात करने का भरोसेमंद रास्ता नहीं था। उन्होंने बताया कि अमेरिका अब इन देशों के साथ मिलकर एक ऐसा सिस्टम दोबारा शुरू करने की कोशिश कर रहा है जिसके जरिए सैन्य कार्रवाई से पहले एक दूसरे को जानकारी दी जा सके। इसे डीकॉन्फ्लिक्शन मैकेनिज्म कहा जाता है। आसान भाषा में इसका मतलब है कि अगर कोई देश सैन्य कार्रवाई करे तो दूसरे देश को पहले से पता हो, ताकि गलती से दोनों की सेनाएं आमने सामने ना आए। इस व्यवस्था में तुर्की को भी सीधे या किसी दूसरे माध्यम से शामिल किया जा सकता है। बैराक ने कहा कि अगर बातचीत का रास्ता खुला रहे तो ऐसे खतरनाक हालात को रोका जा सकता है। उनके मुताबिक बातचीत और कूटनीति ही इस तरह के सैन्य टकराव को रोकने का सबसे अच्छा तरीका है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, ईरान के साथ चल रही जंग के बीच अमेरिका के सामने अब हथियारों और गोला बारूद की कमी एक बड़ी परेशानी बनती जा रही है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने भले ही कहा है कि देश के पास किसी भी सीधे खतरे का जवाब देने के लिए पर्याप्त हथियार है, लेकिन अमेरिकी अधिकारियों ने माना है कि हथियार बनाने के लिए जरूरी कच्चे माल की कमी बड़ी समस्या बन गई है। इसी संकट से निपटने के लिए अमेरिका अब हथियार बनाने वाली कंपनियों पर दबाव बढ़ा रहा है और उत्पादन तेजी से बनाने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका ने कम कीमत वाली क्रूज मिसाइलों को बड़ी संख्या में बनाने के लिए नई कंपनियों से बातचीत शुरू की है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका 7 साल तक के लंबे कॉन्ट्रैक्ट देने की तैयारी में है। इनमें करीब 7000 टॉमहॉक मिसाइल और 14000 पैट्रियट मिसाइल बनाने की योजना शामिल है। इसके लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सेना की क्षमता दोबारा मजबूत करने के लिए $1.5 ट्रिलियन के बड़े रक्षा बजट का प्रस्ताव भी रखा है। दरअसल ईरान के साथ जंग में अमेरिका ने मिसाइल डिफेंस सिस्टम की बड़ी संख्या में मिसाइलें इस्तेमाल की है। इससे अमेरिका के पास मौजूद स्टॉक तेजी से कम हुआ है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने 2026 में 172 पैट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइलें हासिल की।
लेकिन ईरान के खिलाफ जंग में 1000 से ज्यादा मिसाइलें इस्तेमाल कर दी। यानी अमेरिका जितनी तेजी से नई मिसाइलें बना पा रहा है, उससे कहीं ज्यादा तेजी से उनका इस्तेमाल हो रहा है। एक अनुमान के मुताबिक इस्तेमाल की गई कुछ मिसाइलों का स्टॉक 2029 तक भी पूरी तरह वापस नहीं आ पाएगा। इस संकट का असर सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं है, उसके सहयोगी देश भी इससे परेशान हो सकते हैं। यूक्रेन रूस के मिसाइल और ड्रोन हमलों से बचने के लिए अमेरिका से पैट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइलें मांग रहा है, लेकिन ईरान की जंग में अमेरिकी जरूरत बढ़ने के कारण यूक्रेन को मिलने वाले हथियारों पर असर पड़ रहा है। दूसरी तरफ ताइवान को भी करीब 30 अरब डॉलर के अमेरिकी हथियारों की सप्लाई में देरी हो रही है। ताइवान को डर है कि आने वाले समय में चीन के साथ तनाव बढ़ सकता है। अमेरिका अब अपनी बड़ी रक्षा कंपनियों से कह रहा है कि हथियार बनाने की रफ्तार कई गुना बढ़ाई जाए। अमेरिकी मीडिया में जब यह खबर सामने आई कि देश का हथियारों का स्टॉक खतरनाक स्तर तक कम हो रहा है, तो राष्ट्रपति ट्रंप नाराज हो गए। ट्रंप पहले से इन समस्याओं के बारे में जानते थे, लेकिन वो नहीं चाहते कि ऐसी जानकारी सार्वजनिक हो। इसकी वजह यह है कि ईरान के साथ बातचीत और तनाव के बीच अमेरिका खुद को मजबूत और ताकतवर स्थिति में दिखाना चाहता है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, गाजा के रहने वाले अहमद अल सिकाली की कहानी ने युद्ध की तबाही की एक बेहद दर्दनाक तस्वीर सामने रख दी। वो अक्टूबर 2023 में युद्ध शुरू होने से सिर्फ एक हफ्ते पहले काम के लिए इजरायल गए थे, लेकिन बॉर्डर बंद होने के कारण करीब 3 साल तक अपने परिवार से दूर रहे। दिसंबर 2023 में गाजा सिटी के अल सहाबा इलाके में जिस घर में उनका परिवार पनाह लिए हुए थे, उस पर इजरायली हमला हुआ। उस हमले में उनके 7 में से 6 बच्चों की मौत हो गई। उनकी पत्नी हयात और बेटी रोसान घायल हालत में मलबे से जिंदा निकाली गई। उनकी सबसे छोटी बेटी इलीन सिर्फ 2 महीने की थी और पिता उसे सिर्फ एक बार देख पाए थे। अहमद ने बताया कि बच्चों की मौत की खबर सुनना उनकी जिंदगी का सबसे भयानक पल था। उनके बच्चे उनसे फोन पर कहते थे, हमें पैसे या काम नहीं चाहिए, बस आप हमारे साथ रहें। लेकिन वो उनके पास नहीं लौट सके। जुलाई 2026 में वेस्ट बैंक के कल किलिया में इजरायली सेना ने उन्हें दूसरे गाजा मजदूरों के साथ गिरफ्तार कर लिया। करीब 2 हफ्ते जेल में रखने के बाद उन्हें 23 अन्य मजदूरों के साथ गाजा वापस भेज दिया गया। 4 घंटे के सफर के दौरान वो हथकड़ी और आंखों पर पट्टी के साथ ले जाया गया और बाद में रेड क्रॉस के जरिए नासिर अस्पताल पहुंचाया गया। करीब 3 साल बाद जब वो गाजा लौटे तो पत्नी से मुलाकात हुई, लेकिन ये मिलन खुशी से ज्यादा आंसुओं से भरा था। अहमद ने कहा, मेरे बच्चे मुझे लेने के लिए वहां नहीं थे, बल्कि उनके 6 डेथ सर्टिफिकेट मेरा इंतजार कर रहे थे। उनकी पत्नी हयात ने भी कहा कि वो पति को देखकर दौड़ना चाहते थे, लेकिन बच्चों को खोने का दर्द उन्हें वहीं रोक देता था। उन्होंने पति से सिर्फ इतना कहा, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी सौंपी हुई चीजों की हिफाजत नहीं कर सकी। अब यह परिवार दक्षिणी गाजा के अल मवासी खान यूनिस में एक टेंट में रह रहा है। अहमद के लिए नई जिंदगी शुरू करना बेहद मुश्किल है। गाजा में भारी तबाही के बीच निर्माण क्षेत्र भी लगभग पूरी तरह बर्बाद हो चुका है, जबकि वो खुद निर्माण मजदूर है। वो अपना ज्यादातर वक्त पतले गद्दे पर लेटकर बच्चों की तस्वीरें और वीडियो देखते हुए बिताते हैं। उनके पास बच्चों की 6 डेथ सर्टिफिकेट रखी है। उन्हें देखकर वो बार बार कहते हैं, अब मेरे पास उनकी यही आखिरी निशानी बची है। तो फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई रिपोर्ट्स के साथ।